हेलो एवरीवन, मैं नीलम मैम आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल मेघ ललसर में। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास है, स्पेशली क्लास 8 के बच्चों के लिए। क्लास 8 के बच्चों को जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था वो अब खत्म हो चुका है, क्योंकि आप सबका मंथली असेसमेंट सत्र 2021 से 22 फरवरी माह का आ चुका है। तो बच्चों, वीडियो को मिस ना करें, जल्दी से जल्दी आप सभी विषयों को ध्यानपूर्वक देखें और इसे याद भी कर लें, क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसलिए इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन को टच करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बच्चों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग देखते हैं यहाँ पर झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची मासिक मूल्यांकन मंथली असेसमेंट माह कौन सा है बच्चों? फरवरी सत्र 2021 से 22, कक्षा 8। ठीक है बच्चों, कक्षा 8 के बच्चों सभी ध्यानपूर्वक देखिएगा। विषय आप लोग का दिया हुआ है हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत। पूर्णांक पर भी जोर दीजिएगा बच्चों, ये 60 नंबर का हो रहा है, यानी 60 नंबर्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो इसे मिस नहीं कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखिए और इसे याद भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं आपके, 60 मार्क्स कम नहीं है। ठीक है, तो इसे ध्यानपूर्वक देखना है और कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। सबसे पहले हमारा हिंदी। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। तो ये आपका एक गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, जिसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, गद्यांश के अनुसार पहले शहर या गांव के बड़े होने का मापदंड क्या था? तो ऑप्शन से देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए है नदी, बी है आबादी, सी जमीन और डी है तालाब। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इस गद्यांश में किसकी महत्ता की प्रतिष्ठा की गई है? ऑप्शन ए है शहर, बी है गांव, सी है आबादी और डी है तालाब। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में इक प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। आपको कौन सा प्रत्यय लगाना है बच्चों? इक। तो इक लगा करके नए शब्द बनाना है, जैसे परंपरा है, राजनीति है, शिक्षा है, भूगोल है। तो चलिए हम लोग इसमें इक प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम लोग आंसर देखते हैं। परंपरा जोड़ इक क्या हो जाएगा बच्चों? पारंपरिक। राजनीति में हम लोग इक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? राजनीति जोड़ इक, राजनीतिक। शिक्षा जोड़ इक, शैक्षिक। और लास्ट है हमारा भूगोल जोड़ एक, क्या हो जाएगा बच्चों? भौगोलिक। ठीक है, भौगोलिक हो जाएगा। तो आप लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु सागर कैसे बना? बिंदु सागर कैसे बना, यह कहाँ पर स्थित है? तो चलिए बच्चों इसका आंसर देखते हैं हम लोग फटाफट। तो बच्चों हम लोग देखते हैं बिंदु सागर कैसे बना। तो देखिए यहाँ पर लोगों की मान्यता है कि कोई तालाब अकेला नहीं है, वह भरे पूरे जल परिवार का एक सदस्य है। उसमें सबका पानी है और उसका पानी सब में है। ऐसी ही मान्यता रखने वालों ने एक ऐसा तालाब बना दिया जिसका नाम बिंदु सागर यानी जगन्नाथपुरी है। यह जुड़े हुए भारत का प्रतीक है, जिसमें दूर दूर से अलग अलग दिशाओं से पूरी आने वाले भक्त अपने साथ अपने क्षेत्र का थोड़ा सा पानी ले आते हैं और उसे बिंदु सागर में अर्पित कर देते हैं। तो आप लोगों ने आंसर देख लिया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के आधार पर तालाब के लाभों का वर्णन कीजिए। कम से कम 8 पंक्तियाँ। तो बच्चों आप लोगों को 8 पंक्तियाँ लिखना है। ठीक है, तो इसका जो मार्क्स है बच्चों वो है 4 नंबर का। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा बच्चों, तालाब के अनेक लाभ हैं। तालाब जल का भंडारण और धरती के नीचे के जल स्तर को ऊंचा बनाए रखने में उपयोगी है। तालाब से जल संकट से बचा जा सकता है। तालाब से किसी गांव की समृद्धि का भी पता लगाया जा सकता है। तालाब के जल स्तर को देखकर आने वाले समय की भविष्यवाणी की जा सकती है। वनवासी समाज में तो तालाब का स्थान मन पर ही नहीं वरन तन पर भी है। उनके जीवन का एक अनिवार्य अंग तालाब है, जिसके माध्यम से वे अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसका सही उत्तर देख लिया बच्चों आप लोगों ने। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी का जो हमारा सेक्शन था
वो कंप्लीट हो चुका है। हिंदी कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम लोग बढ़ेंगे इंग्लिश की ओर। तो इंग्लिश में देखेंगे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। द प्लेजर दे ड्रू फ्रॉम seeing the two birds was so great that they have forgot about the joys of milk and jalebi। क्वेश्चन से देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट हैपेंड जस्ट आफ्टर इट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शंस है दे वॉच द बर्ड्स इंटेंटली, बी है न्यूमेरस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड, ऑप्शन सी है दे स्कैटर्ड सम ग्रेन ऑन द कॉर्नाइस, ऑप्शन नंबर डी श्यामा क्वाइटली ब्रॉट सम राइस फ्रॉम द क्ले पॉट। तो देखेंगे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूमेरस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द बर्ड्स लेज देयर एग्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है जस्ट एबव द कॉर्नाइस इन केशव्स हाउस, बी है जस्ट बिलो द कॉर्नाइस इन केशव्स हाउस, सी जस्ट ओवर द कॉर्नाइस इन केशव्स हाउस एंड डी है जस्ट बिहाइंड द कॉर्नाइस इन केशव्स हाउस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए जस्ट एबव द कॉर्नाइस इन केशव्स हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नेम द वर्क्स विच वेयर डन बाय द पोएट बिफोर गोइंग टू स्कूल अकॉर्डिंग टू द पोएम माई मदर। एक पोएम है बच्चों माई मदर, जो आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है। तो इस माई मदर पोएम के आधार पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके आंसर्स को देखते हैं। इसका सही आंसर देखेंगे बच्चों, ही यूज्ड टू कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द न्यूज़पेपर्स टू टेम्पल सिटी सिटीजन एंड यूज्ड टू वॉक माइल्स ऑफ डिस्टेंस बिफोर गोइंग टू स्कूल। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आप लोगों ने देख लिया है। फटाफट लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। राइट अबाउट 2 डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट। तो इंटरनेट से हमें क्या क्या हानियाँ होती है, इससे रिलेटेड 2 आपको पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। तो बच्चों यहाँ डिसएडवांटेज आप लोग देख लीजिए, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिख के रख दिया, आपको इसमें से कोई 2 लिखना है, ठीक है। तो जो आपको ईजी लगे आप वही 2 को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट है आपका वेस्ट ऑफ टाइम, बी है आपका इंटरनेट इज नॉट फ्री, आइडेंटिटी थेफ्ट, हैकिंग, वायरसेस एंड चीटिंग। कोई भी आपकी आइडेंटिटी को चोरी कर सकता है, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू उसको हैक भी कर सकता है, उसमें बहुत सारे वायरस भी एंटर कर सकते हैं जो चीटिंग भी होते हैं, ठीक है। स्पैम ईमेल्स एंड एडवर्टीजमेंट, इंटरनेट एडिक्शन एंड हेल्थ इफेक्ट्स। इंटरनेट आप बार बार यूज करते हैं, या तो आपके आंखों को प्रॉब्लम होता है या फिर आपके बॉडी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेज हैं, आप इसमें से कोई भी 2 पॉइंट्स निकाल कर लिख सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं बच्चों अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। लिस्ट 4 इशूज दैट मलाला यूसुफजई रेज्ड इन हर स्पीच। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं बच्चों हम लोग। तो बच्चों इसका आंसर देखिएगा, 4 इशूज दैट मलाला यूसुफजई रेज्ड इन हर स्पीच आर। फर्स्ट है सी रेज्ड द इशू ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रेन अराउंड द वर्ल्ड हुज क्राइज सो गो अनहियर्ड। तो पहला पॉइंट है बच्चों, सी रेज्ड द इशूज ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रेन अराउंड द वर्ल्ड हुज क्राइज अनहियर्ड। तो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, सी रेज्ड द इशू ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रेन अराउंड द वर्ल्ड हुज क्राइज गो अनहियर्ड। सेकेंड पॉइंट है द इशू ऑफ काउंटलेस एनिमल्स डाइंग अक्रॉस दिस प्लानेट बिकॉज दे हैव नो वेयर लेफ्ट टू गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द इशू ऑफ द होल्स इन द ओजोन एंड अफ्रेड टू ब्रीथ द एयर। एंड द लास्ट पॉइंट है सी रेज्ड अ वॉइस फॉर द मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हम लोगों ने हिंदी देख लिया, इंग्लिश देख लिया, अब हम लोग देखेंगे गणित को, ठीक है। गणित में है बच्चों पहला क्वेश्चन 3t - 4 = 11। तो t का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। तो चलिए बच्चों मैं आपको बगल में सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 3t - 4 =
11, ठीक है। तो इस 3t को यहीं पे रहने दीजिए और -4 को अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 11 + 4, ठीक है। तो 3t इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 15 हो जाएगा और t इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/3, क्योंकि ये 3 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 75 पैसे का 2 रुपये में से अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा। तो ऑप्शंस देख लीजिए बच्चों। पहला ऑप्शन है बच्चों 75:2, बी है 3:8, सी है 3:4 और डी है 8:3। चलिए बच्चों इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो बच्चों देखिए 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो 2 रुपये में कितने पैसे होंगे बच्चों 200 पैसे होंगे। तो 75 पैसे का 2 रुपये से अनुपात कराना आपको, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा अनुपात, मैंने यहाँ गलती से लिख दिया, यहाँ अनुपात होगा, ठीक है। तो 75 पैसे का 2 रुपये से अनुपात कराना है। तो 75 बटा क्या कर देंगे हम लोग 200 कर देंगे और 5 से ऊपर नीचे भागा देंगे। 5 से इसे करेंगे तो यहाँ ऊपर 15 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों 200 को 5 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। फिर हम लोग आपस में ये देखिए कटेगा तो इसे काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों ये फिर किससे कट रहा है 5 से, 5 दिया 15 और ये फिर से कट रहा है 5 × 8 = 40। अब जो लास्ट हमारा आता है बच्चों वो हो जाता है 3:8। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं 3:8 इक्वल टू किस ऑप्शन के बराबर है, ऑप्शन नंबर बी के बराबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। सरल कीजिए 2x + 5 बटा 3x + 4 = 3। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो बच्चों आंसर देखिए 2x + 5 बटा 3x + 4 = 3। ये 3x + 4 जो है बच्चों ये क्या हो जाएगा, यहाँ से नीचे जो 3x + 4 है बच्चों ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट लाइन पे हमने किया है 3x + 4 को क्या किया है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो अंक जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो इसे जैसा का तैसा ही रहने दीजिए। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग 3 × 3 = 9x + 3 × 4 = 12, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया है। अब देखते हैं हम लोग बच्चों। तो यहाँ देखेंगे बच्चों हम लोग ये जो 9x है इसे हम लोग जैसे का इधर ही रहने देंगे, ठीक है। और इधर का 2x क्या हो जाएगा बच्चों इधर आएगा, ठीक है। इधर का 2x जब इधर आएगा बच्चों तो वो किस पॉजिटिव है तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी 9 में 2 चल गया कितना बचा 7x बचा। और यहाँ पर क्या था बच्चों 5 था और ये जो 12 है इधर प्लस में ये क्या हो जाएगा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 5 - 12 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों -7 आएगा। इधर कितना आएगा 7x। x का मान निकालने के लिए x को यहीं रहने देंगे और ये 7 को क्या करेंगे बच्चों -7 के नीचे ले आएंगे। तो 7 बच्चों कट गया, क्या बच गया 1 बचा और यहाँ नेगेटिव साइन यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों -1, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राम एक साहूकार से 40,000 रुपये उधार लिया। यदि वार्षिक ब्याज की दर 7% है तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। मूलधन जो है आपका P इक्वल टू कितना दिया हुआ है 40,000 रुपये, ठीक है। और दर जो है R इक्वल टू 7% है और समय आपका N इक्वल टू 2 यानी 2 वर्ष का समय दिया गया है। तो N इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ निकालेंगे बच्चों हम लोग मिश्र धन इक्वल टू क्या हो जाएगा मूलधन गुने 1 + दर बटा 100 का पावर N इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों मूलधन आपका दिया हुआ है यहाँ पे 40,000 हमने भर दिया प्लस दर आपको 7% दिया हुआ है, यानी यहाँ दर की जगह पे हम लोग क्या भरेंगे 7/100 और ब्रैकेट में हम लोग ब्रैकेट के बाद जो टाइम दिया हुआ है उसे हम लोग लिखेंगे 2 क्योंकि 2 वर्ष का समय दिया गया। अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखिए मूलधन जो है 40,000 रुपये और गुना ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा ये 100 और 1 + 7/100 का अगर हम लोग LCM निकालते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा 107/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों 107 को 2 बार लिख देंगे 107/100 और 107/100 और 40,000 इसका मूलधन है। फिर 0 0 कट करेंगे बच्चों इसका 2 0 इसका 2 0 कट गया इसका 2 0 इसका 2 0 से कट गया, ठीक है। तो क्या बचा बच्चों अकेले 4 बचा है और इधर 107 × 107 है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 45,796।
अब देखिए बच्चों, इसमें दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है बच्चों, वो मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। ठीक है, तो मिश्र धन आपका कितना है बच्चों, 45,796, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, 40,000 को माइनस कर देंगे, तो टोटल कितना आएगा बच्चों, 5796। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि कोई बैटरी 4% की हानि की जगह 4% लाभ पर बेची जाती तो 6 रुपये अधिक प्राप्त होता। बैटरी का क्रय मूल्य ज्ञात करना आपको। ठीक है बच्चों इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो बच्चों देखिए, माना क्रय मूल्य जो है इक्वल टू एक्स मानेंगे हम लोग, और हानि जो है बच्चों, वो हानि का परसेंटेज क्या होगा बच्चों, 4%। ठीक है, तो विक्रय मूल्य निकालेंगे पहले बच्चों। क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें विक्रय मूल्य निकालना होगा। तो देखिए बच्चों, क्रय मूल्य जो होगा 100 माइनस हानि परसेंट और बट्टा 100 में रहेगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य तो आपको ज्ञात नहीं है, इसे हमने क्या माना है, एक्स माना है, तो एक्स लिख दिया। और हानि कितना परसेंट हो जाएगा बच्चों, 4। तो 100 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 98। ठीक है, तो 100 में 4 जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा, 96। और x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, 96x/100। अगर बच्चों आपको लाभ हो, ठीक है, जब लाभ होगा 4% का, तो क्या होगा इसका विक्रय मूल्य बच्चों, तो क्रय मूल्य में 100 प्लस लाभ परसेंट। ठीक है, तो उसमें हम लोग 100 प्लस करेंगे। तो जब हम लोग 100 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 104। और ये x जो है बच्चों वो मल्टीप्लाई में रहेगा, तो 104x/100। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, प्रश्न के अनुसार आपका 104x माइनस 96x/100 इक्वल टू 6। इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो 104x माइनस 96x/100 इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा। क्योंकि 104 में 96 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, तो 96 अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने पुट किया बच्चों 104x/100 माइनस 96x/100 इक्वल टू क्या होगा, 6। तो दोनों का एलसीएम लेकर फिर से हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 104x माइनस 96x, मतलब यहाँ पे आपका बचेगा 8। ठीक है, तो 8x/100 इक्वल टू 6 होगा इक्वेशन। जब x का वैल्यू हम लोग निकालने के लिए इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों तो 100 क्या हो जाएगा, वो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 नीचे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इससे हमको x का वैल्यू निकलता है बच्चों कितना, तो 75 रुपये। तो चलिए बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक हिंदी, इंग्लिश और गणित को देख लिया है। जो अगला सब्जेक्ट है बच्चों वो है विज्ञान। विज्ञान का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का चालन नहीं करता है। ऑप्शन ए है नींबू का रस, बी है धातु, सी है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और डी है प्लास्टिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस प्रक्रम में द्वारा जीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित होता है। ऑप्शन है वृद्धि, ऑप्शन ए है वृद्धि, बी है जनन, सी है श्वसन और डी है पाचन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संपरीक्षित के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, इसका क्या कारण है। चलिए बच्चों इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो बच्चों इसका आंसर होगा, जब किसी संपरीक्षित के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, क्योंकि दोनों सिरों को विलयन में डालने पर विलयन के विद्युत का चालक होने के कारण संपरीक्षित में से विद्युत प्रवाहित होने लगती है। विद्युत प्रभावित होने से विद्युत के चुंबकीय प्रभाव के कारण तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र से आने पर ही चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। तो बच्चों इसका उत्तर आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या तेज बारिश के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन का मरम्मत करना सुरक्षित होगा। तो इसका उत्तर देखते हैं बच्चों हम लोग। बच्चों इसका उत्तर होगा नहीं। तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होता है, बल्कि यह खतरनाक है, क्योंकि बिजली लाइनमैन को बिजली का झटका लग सकता है, क्योंकि बारिश का पानी बिजली का अच्छा संवाहक होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत लेपन क्या है। और इसका नेक्स्ट पार्ट है ख,
लोहे के बने कार के बम्पर, पहिए की रिम, साइकिल के हैंडल आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है। इसमें इन्हें क्रोमियम का ही क्यों नहीं बनाया जाता? तो चलिए बच्चों हम लोग इसका इन दोनों क और ख का आंसर देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का क देखिएगा। विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर इच्छित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो विद्युत लेपन किसे कहते हैं आपको इसका जवाब मिल गया। अब हम लोग देखेंगे उसका ख का आंसर। तो बच्चों ख में है, ख का उत्तर होगा बच्चों क्रोमियम का विद्युत लेपन चमकदार बनाने के लिए किया जाता है। क्रोमियम एक महंगी धातु है, अतः पूरी वस्तु को क्रोमियम का बनाना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इसी कारण सस्ते धातु की वस्तुएं बनाई जाती हैं तथा उस पर क्रोमियम की परत निक्षेपित की जाती है। ठीक है बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों इसका हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अथवा, जो अथवा में है, या तो आपको ऊपर का दोनों लिखना होगा, क्वेश्चन 5 का क या ख, या फिर अथवा के बाद वाला लिखना है क या ख। ठीक है, कोई भी दोनों में से कोई जो आपको पसंद आएगा उसे आप लिख सकते हैं। आपको उत्तर आपको ज्ञात अगर हो तो आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। अलैंगिक जनन क्या है? ठीक है बच्चों, और ख है आपका जंतुओं में अलैंगिक जनन की किन्हीं दो विधियों का उदाहरण सहित वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए क और ख का आंसर देखते हैं हम लोग बच्चों। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? वह जनन जिसमें अकेला जीव ही अपनी संतति पैदा करता है। इस प्रक्रिया में नर तथा मादा युग्म का निर्माण नहीं होता है। तो चलिए बच्चों इसका क का आंसर आपको मिल गया। अब हम लोग देखते हैं ख का आंसर। इसका ख का आंसर है बच्चों अलैंगिक जनन की विधियां। ठीक है, तो पहला है द्विखंडन। जब कोई एक कोशिक जीव पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो यह दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहले केंद्रक का विभाजन होता है, इसके बाद कोशिका द्रव का विखंडन के द्वारा जब दो जीव बनते हैं तो उसे द्विखंडन कहते हैं। उदाहरण में बच्चों अमीबा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए बच्चों मुकुलन। मुकुलन भी एक विधि है, तो इसका क्या लिखेंगे बच्चों? इस प्रकार के जनन में जीवों के शरीर पर एक उभार की तरह की संरचना बनती है जिसे मुकुल कहते हैं। शरीर का केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है। शरीर का केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है और उनमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है। मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। ऑप्शन में हम लोग लिख सकते हैं बच्चों उदाहरण में हाइड्रा में मुकुलन। ठीक है बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान को। सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारत में वनों के बारे में जानकारी देने का प्रमुख स्रोत होगा? ऑप्शन ए है वैज्ञानिक सर्वेक्षण, बी है पुरातात्विक सर्वेक्षण, सी है राजस्व सर्वेक्षण और डी है वन सर्वेक्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, वन सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जैसे विषय पर निम्नलिखित में से कौन कानून बना सकता या सकती है? ऑप्शन ए है केंद्र सरकार, बी है राज्य सरकार, सी है प्रधानमंत्री और डी है ए एवं बी दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, उपयोग के आधार पर संसाधन का कौन सा प्रकार इनमें शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है नवीकरणीय संसाधन, बी है सर्वव्यापक संसाधन, सी है अनवीकरणीय संसाधन और डी है चक्रीय संसाधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वव्यापक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सतत पोषणीय विकास के लिए किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है? तो चलिए बच्चों इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। तो बच्चों कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए आप लोग देख लीजिए। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना चाहिए। ख है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। सी है पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण भी करना है। डी है प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना है। डी है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। डी है और जो च पॉइंट है समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
मौलिक अधिकार होने के कोई 2 लाभ बताइए। तो चलिए बच्चों हम लोग इसके लाभ देखते हैं मौलिक अधिकार के। तो बच्चों हम लोग 2 पॉइंट से देखेंगे। पहला पॉइंट है जाति, लिंग, स्थान तथा वर्ण आदि के आधार पर राज्य नागरिकों से कोई भेदभाव नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 2 है किसी भी नागरिक को सार्वजनिक भोजनालयों, दुकानों, मनोविनोद, धार्मिक स्थलों पर जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर जाने से नहीं रोका जा सकेगा। ठीक है बच्चों, तो आप मौलिक अधिकार के 2 फायदे आप लोग देख लिए हैं। हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। स्वतंत्र भारत में होने वाली जनगणना कौन कौन सी है बताइए। तो चलिए बच्चों इसे हम लोग अच्छे से देखेंगे और इसे सीखेंगे भी। ठीक है बच्चों, देखेंगे हम लोग स्वतंत्र भारत की जनगणना जो सबसे पहले हुई थी बच्चों, वो हुई थी 1951 में। ठीक है, 1951 में। उसके बाद हुई 1961 में। हर 10 साल में बच्चों जनगणना होती है हमारी। ठीक है, हर कितने साल में? हर 10 साल में हमारे यहाँ जनगणना होती है। ये कब से स्टार्ट हुई? 1951 में। ठीक है, 1951 में। तो देखिए 1951 से ये 1961 में हुआ, फिर 1971, उसके बाद 1981 में हुई बच्चों, उसके बाद है 1991, उसके बाद 2001, उसके बाद 2011 और लास्ट अभी तक हुआ है बच्चों 2021 में। अब हमारा जो होगा बच्चों वो होगा डायरेक्ट 2031 में। ठीक है, यानी 2031 में होगा। तो आप लोगों ने देख लिया भारतीय जनगणना को। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, हमारा अगला सब्जेक्ट है बच्चों संस्कृत। ठीक है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदाधारितान प्रश्नान उत्तरत। इस गद्यांश को पढ़ना है बच्चों, उसके बाद इसके उत्तर देना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 है खगा कुत्र कुजंती। ऑप्शंस है बच्चों यहाँ पर आपका वृक्षे, पुष्पे, बालके या हिंदौले। इसमें कौन सा पॉइंट होगा बच्चों? आप लोग देखिए वृक्षे, पुष्पे, बालके, हिंदौले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए वृक्षे। ठीक है, पंक्षी, खगा मीन्स पक्षी। पक्षी कहाँ कूजनती है मतलब कहाँ हल्ला कर रही थी? वो वृक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जना इति पदे का विभक्ति। तो जना जो शब्द है इसमें कौन सा विभक्ति लगा हुआ है? ठीक है, ऑप्शन से प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए प्रथमा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसको आपको क्या करना है? पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ पहले ही लिख दिया गया है पूर्ण वाक्य उत्तर। और आप लोग याद रखिएगा 3-3 नंबर का। ठीक है, तो इसे फुल सेंटेंस में लिखने की कोशिश कीजिएगा, शॉर्ट में मत लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कह पादपान सिंचती। तो पादपान मीन्स पौधे, पौधे को कौन सींचता है बच्चों? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपका मालाकार पादपान सिंचती। ठीक है, तो कौन सींचता है? मालाकार पादपान सिंचती। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जना प्रातः उद्याने भ्रमंती अस्मिन वाक्ये अव्ययपदम किमस्ति। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर देखेंगे बच्चों अस्मिन वाक्ये प्रातः अव्ययपदम अस्ति। कौन सा अव्यय पद है बच्चों? प्रातः अव्यय पद जो है प्रातः वही है इसका अव्यय पदम। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ ही हमारा ये क्लास 8 का मंथली असेसमेंट जो सेट है बच्चों वो कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद बच्चों।